Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 6, chapter number 3, the cell from ICSC Shrijan Biology. पिछला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा। दिस इज़ द पार्ट 2। जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं आपकी बुक में, ये सारी चीज़ें हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। चेक पॉइंट 1 तक के इसके सॉल्यूशन भी आपको पिछले पार्ट में मिल जाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर। तो हमने साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें सेल के बारे में पढ़ ली हैं। अब हम स्ट्रक्चर क्या है एक सेल का उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अ टिपिकल सेल हैज़ 3 बेसिक पार्ट, मतलब एक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें ये 3 बेसिक पार्ट सब में होते हैं। वो 3 बेसिक पार्ट्स क्या हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। सभी सेल में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब अगर बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल का लिविंग पार्ट है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं तो मानिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट, ये पूरा चौकोर ब्लॉक के अंदर जितना भी सेमी लिक्विड पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो एक लिविंग मैटर है। इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस लाइन की मतलब क्या है कि ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इंक्लूड न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, ये वाला जो हिस्सा है, ये बाहर का पोर्शन, ये होता है साइटोप्लाज्म। इसके न्यूक्लियस के अंदर वाला होता है न्यूक्लोप्लाज्म, और ये वाली जो लेयर है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सभी मिलाकर इसको क्या कहते हैं बच्चों? इन सभी को मिलाकर के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। येलो कलर के बॉक्स में जो लिखा है ये भी देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इट्स इंक्लूड्स, वही बातें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करता है। अब ये जो तीनों बातें हमने कही, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यही बेसिक स्ट्रक्चर सेल का है, ठीक है। मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला के ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इज़ अ थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक हल्की सी लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। मतलब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। फंक्शंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन सर्व द फॉलोइंग फंक्शन। इसके नीचे जितने भी चीज़ पॉइंट्स लिखे हैं ये उसके फंक्शन है। फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल का जो बाहरी बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब एक सेल को दूसरी सेल से अलग करना और जो उसके आसपास के और मीडियम्स हैं उनसे अलग करना, मतलब सेल को एक अलग आइडेंटिटी देता है सेल मेम्ब्रेन। मेंटेन द सेल शेप, उसके वजह से सेल का शेप भी मेंटेन होता है। अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स टू इंटर एंड टू लीव द सेल। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करते हैं? सिर्फ जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको ही सेल के अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ ही चीज़ों को ये अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने के लिए। सो आई होप कि सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा। एक बार ये चार्ट देख लीजिए। सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल ऑर्गेनल एंड सेल इंक्लूजन बॉडीज़। अब सेल ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं।
सेकेंड पार्ट है हमारा सेल वॉल. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन ओनली इन प्लांट सेल. अब आपको ये बात याद रखनी है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है ये और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल. इट इज़ नॉन लिविंग एंड इट्स फॉर्म्ड इज़ फॉर्म ऑफ सेलुलोज. अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो लिविंग है, लेकिन सेल वॉल क्या है, वो नॉन लिविंग है. इट इज़ परमिएबल बिकॉज इट अलाउज बोथ लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस टू इंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस. ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन देखा बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो कुछ ही चीज़ों को बाहर और अंदर जाने देती है. लेकिन सेल वॉल क्या है, ये पूरी तरह से परमेबल है. तो ये इसमें सिर्फ क्या लिखते हैं, परमिएबल, और ये आसानी से चीज़ों को, गैसेस को, सब्सटेंसेस को इन और आउट क्या करती है, अलाउ करती है. ठीक है, फंक्शन क्या है, सेल वॉल्स प्रोवाइड रिजिडिटी, मतलब सेल वॉल से क्या होता है, प्लांट्स में टफनेस आती है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, उसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गेनल ऑफ द सेल. और सेल वॉल का क्या काम है, ये भी काम है कि अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको प्रोटेक्ट करना. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, एक एनिमल सेल का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, अब एनिमल सेल का डायग्राम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. तो साइटोप्लाज्म क्या है, इज़ अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है. अब ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है. इन दोनों के बीच में जो ये पूरी जगह है जिसके अंदर और सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, वो जो सेमी लिक्विड, एक इसमें जेली जैसा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट कंटेन्स अप टू 90%. अब जो साइटोप्लाज्म है ये भी लिविंग पार्ट है सेल का, और इसमें 90% पानी होता है. मैनी लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ज़्यादातर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल के, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं. अ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल, जैसे अभी आपने ऊपर इस डायग्राम में देखा कि ये जो पर्पल है बेस, इसमें ही तो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सभी कहाँ होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं. ठीक है, समथिंग मोर देख लेते हैं. द क्रोमैटिन फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, अभी आप न्यूक्लियस में देखेंगे तो वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. डीएनए क्या है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है. हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स बच्चों में अपने माँ बाप से आते हैं वो डीएनए के थ्रू आते हैं. तो डीएनए क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है. जैसे पेरेंट्स में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे ही हरकतें, वैसे ही कैरेक्टर्स बच्चों में हैं, तो इट इज़ बिकॉज उनका डीएनए क्या है, सेम है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin fiber condense to form the thick and darkly stained bodies called chromosome. और अभी आप लोग ये सारी चीज़ें आगे क्लासेस में पढ़ोगे 9th और 10th में, कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, जब एक सेल टूट के दो सेल बनती है. तो जब एक सेल टूट के दो सेल बनेगी तो उसका न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा ना, दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले क्या होता है कि थ्रेड जैसे क्रोमैटिन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आपस में मिल करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं. ठीक है, एवरी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. और हर जो ह्यूमन बॉडी की सेल है उसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. क्रोमोसोम्स आर सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और इनको सेल डिवीज़न के वक्त ऑब्जर्व किया जाता है. और अलग अलग स्पीशीज़ में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलग होते हैं. ठीक है, तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है. अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ. तो ये आप डायग्राम देख सकते हो न्यूक्लियस का. इसमें ये जो अंदर गोल गोल सा है, दिस इज़ न्यूक्लियोलस, और ये हरा कलर का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द
न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर भरा हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो इसमें स्पेस होती है उसको न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो छेद हैं, इससे मटेरियल इन और आउट होता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और आपको कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा होगा, तो जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है यही आपके हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, तो ये क्या करता है, जो भी एक्टिविटीज़ सेल में हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल में हो रही हैं उसको ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर, छोटा सा गोला या ओवल स्ट्रक्चर है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। अब न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं, नेमली न्यूक्लियर एनवलप, जो बाहर की लेयर है वो न्यूक्लियर एनवलप है, जो कि 2 लेयर होती है, इनर और आउटर। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर का उसका जेली लाइक सब्सटेंसेस है, वो जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल सा प्रेजेंट है, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। एंड क्रोमैटिन मटेरियल, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, वो क्या है, वो क्रोमैटिन मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर के बना है, इनर एंड आउटर। और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको प्री न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एंड हैज़ मेनी पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और ये परफोरेटेड होता है, इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, और इसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू दीज पोर्स। और इन्हीं पोर्स के ज़रिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं या फिर न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को एंड तक के देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा, और लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। आपके जब पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, सो इट फील्स वेरी पॉजिटिव फील करती हूँ एंड एनर्जेटिक फील करती हूँ, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ द थिक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जो बीच का पूरा एक थिक जेली जैसा सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलस इज़ अराउंडेड बॉडी इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक गोल सी जो बॉडी प्रेजेंट है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। इट कंटेन राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पे आरएनए होता है, डीएनए यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए क्रोमैटिन, जो फाइबर्स हैं जो यहाँ क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, वो डीएनए कैरी करते हैं। अंदर न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, chromatin material occur in the form of thread-like nucleoprotein fibers. They are called chromatin fibers. They form a network in the nucleoplasm in नॉन लिविंग न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या करता है कि नेटवर्क फॉर्म करके रखता है, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। समथिंग मोर में देख लेते हैं। नॉर्मली अ सेल हैज़ 1 न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लिएट ज़्यादातर सेल्स होती हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। मसल सेल्स कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियाई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सेल होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो आपका आंसर क्या है? मसल सेल्स। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी आर विदाउट न्यूक्लियस। और ई न्यूक्लिएट का मतलब क्या है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसीज जो हमारी बॉडी में होती हैं वो क्या है? दे आर विदाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है।
It stores and transmits the formation of information of all hereditary characters from parents to their children. That is why the children resemble their parents. ठीक है, और न्यूक्लियस क्या करता है, ये सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है और उसको ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से बच्चों में. इसीलिए पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, रिजम्बल करते हैं. ठीक है, तो हमने ये बेसिक जो 3 चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ ली हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल हैं. अ नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल. ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग सेल ऑर्गन्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल. अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम बात करेंगे दैट इज़ द प्लास्टिड्स. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो इससे पहले जो डायग्राम था वो प्लांट सेल का डायग्राम था एंड दिस वो एनिमल सेल का था एंड दिस इज़ द प्लांट सेल. यहाँ पे जो बीच में सेंटर है, बड़ा सा जो पार्ट प्रेजेंट है वाइट कलर का, दिस इज़ द वैक्यूल. एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी दैट इज़ द सेल वॉल. प्लास्टिड्स आर कलरलेस बॉडीज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये कलरलेस बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं. 3 तरह की होती हैं, यहाँ पे 2 तरह की डिस्क्राइब हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट आर colorless plastids. They have pigments of different colors and give color to the fruits and yellow. तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये येलो, ऑरेंज और रेड इसके अंदर ये पिगमेंट होते हैं, जैंथोफिल एंड कैरोटीन, जिसकी वजह से फ्रूट्स और फ्लावर्स का कलर आता है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन कलर का उसको क्लोरोफिल कहते हैं. दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड इन्हीं के वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. एंड दे आर क्लोरोप्लास्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ किचन ऑफ द सेल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और प्लांट अपना खाना बनाता है. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं जिनका काम है स्टोर करना स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स को. ठीक है, तो ये तीनों तरह के प्लास्टिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल की, जो कि आपने अभी डायग्राम में देखा था. ये वाइट कलर का जो लार्ज पार्ट है दिस इज़ द वैक्यूल. प्लांट सेल में बड़े और कम नंबर में होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं, सेंट्रली प्लेस होते हैं. न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, न्यूक्लियस आप देखो तो साइड में होता है प्लांट सेल का. वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स आर द क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल. अ मैच्योर प्लांट सेल हैज़ अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. ठीक है, एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, वाइल यंग हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल. और जो यंग सेल्स होती हैं उसमें कई सारे होते हैं. द कैविटी ऑफ द वैक्यूल इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल. अब ये जो वैक्यूल के अंदर जो भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को सेल सैप कहते हैं. इट इज़ सेपरेटेड बाई फ्रॉम द साइटोप्लास्ट बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. और ये साइटोप्लास्ट से अलग होता है बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट. तो ये जो बाहर की बाउंड्री है इसकी उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं और अंदर का जो सेल सैप है उसको, जो लिक्विड है उसको सेल सैप कहते हैं. एनिमल सेल्स आर ईदर विदाउट एनी वैक्यूल और हैव अ वेरी स्मॉल वैक्यूल. जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें या तो वैक्यूल्स नहीं होते हैं या तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लाइक फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स. बट दीज आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर. ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल. तो लेकिन ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही खासियत प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है. फंक्शन की बात करी जाए तो वैक्यूल कीप द प्लांट सेल टर्जिड, मतलब उसको फूला रखते हैं. सेल सैप स्टोर्स फूड, वाटर, पिगमेंट एट्सेट्रा. और सेल सैप काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर करता है. प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अभी आप आगे एक टेबल देखोगे उसमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में.
देर आर सम स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड ईदर इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में या एनिमल सेल में होते हैं, बट नॉट इन बोथ, मतलब दोनों में नहीं होते हैं। इसी के बेसिस पे हम आगे टेबल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। सेल वॉल की अगर बात करी जाए तो नॉन लिविंग रिजिड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है, रिजिड है, टफ है, सेलुलोज की बनी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड रिजिडिटी, शेप टू द प्लांट, मजबूती और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, एंड परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस, और ये सेमी परमिएबल ना हो करके परमिएबल है सभी सब्सटेंसेस के लिए। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करी जाए, लिविंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, फ्लेक्सिबल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है एंड दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही चीज़ों को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देती है, एंड दिस इज़ फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल, कीप द कंटेंट टुगेदर, ठीक है, सबको जोड़ करके रखती है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक थिक ग्राउंड सब्सटेंसेस, जो कि दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल एंड प्लांट। होल्ड ऑल द ऑर्गेनल, प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑल द सेल एक्टिविटी। सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करता है ये सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। न्यूक्लियस, राउंडेड ओवल सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक जैसा। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और क्योंकि न्यूक्लियस में जेनेटिक जो मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों तक के पहुँचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेनियस बॉन्ड चैनल, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं। दो तरह के होते हैं, रफ़ और स्मूथ। रफ़ तब होंगे जब उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होंगे, और स्मूथ तब होंगे जब राइबोसोम्स नहीं होंगे। फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करता है? सेल के लिए एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बैकबोन के जैसा काम करता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, और अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना देता है और इधर से उधर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? ट्यूब्स के स्टॉक्स जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कुछ उसी के जैसे, और ये वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद सिक्रीशन, ये सिक्रीट करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि लाइसोसोम्स आगे सिक्रीट करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद रेस्पिरेटरी एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। प्लास्टिड्स की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी जो ऊपर थे अभी, वो दोनों में है, ठीक है। प्लास्टिड सिर्फ पेड़ों में पाई जाती हैं। डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरह से प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। गिव कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट और फ्लावर्स का कलर प्लास्टिड्स के वजह से होता है, और फैट और इन सबको भी ये स्टोर करते हैं, जो भी हमने डिटेल में बात करी थी। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल प्लांट दोनों में। छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि या तो साइटोप्लाज्म में पूरे में फैले होंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होंगे, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होंगे उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस काम करना है इसका, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। लाइजोसोम्स, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं वो सिक्रीट करके आगे वेसिकल से लाइसोसोम्स बनाती हैं, एंड ये क्या करते हैं? इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि ये सड़ी गली सेल्स को, या बैक्टीरिया अगर बॉडी में आता है उसको ये खा जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ एंड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल, जो भी टूटी मूटी सड़ी हुई बेकार सेल्स हैं उसको ये गला देते हैं, एंड सुसाइड बैग्स इनको कहा जाता है। सेंट्रोसोम्स भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्टार्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल डिवीज़न के वक्त दो में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स, और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, जिससे सेल का डिवीज़न होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। वैक्यूल की अगर बात करी जाए तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन
क्लियर और सेंटर में प्रेजेंट होता है बड़ा सा वैक्यूल प्लांट सेल में। एनिमल सेल में छोटे छोटे कहीं प्रेजेंट होंगे। क्या करते हैं ये? वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टोर करते हैं, सेल को मोटा करके रखते हैं, टर्जिट रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों सेल के डायग्राम्स देख सकते हैं। ये प्लांट सेल है, इसके बाहर की तरफ की जो लेयर है वो काफ़ी मोटी है क्योंकि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे नहीं है। वैक्यूल देखिए कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर सेंटर में प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में ही होते हैं, एंड लाइसोसोम्स जो कि एनिमल सेल में होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। तो ये दोनों डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस की बात करें तो ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। सेल वॉल प्रेजेंट, इधर नहीं। न्यूक्लियस प्रेजेंट लेकिन एक कोने में न्यूक्लियस होता है, और एनिमल में बीच में होता है। अभी आपने डायग्राम में देखा होगा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। सेंट्रोसोल प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। लाइसोसोम्स प्लांट में नहीं होते हैं, एनिमल में होते हैं। और गोल्गी बॉडीज़ बहुत सारी होती हैं, स्कैटर्ड। एनिमल में ओनली 1, सिर्फ एक गोल्गी बॉडी होती है जो कि लाइसोसोम बनाती है। ठीक है, और वैक्यूल क्या है? यहाँ पे बड़े वैक्यूल होते हैं, यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत छोटे होंगे। उसके बाद बात करते हैं सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों है। तो सेल डिवीज़न की ज़रूरत इसलिए है ताकि नई सेल्स बने, और जो पुरानी सेल्स हैं वो कैसे रिप्लेस होंगी अगर नई सेल्स बनेंगी नहीं, और उससे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ भी सेल डिवीज़न की वजह से होती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द सेल डिवीज़न इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू सेल्स इन आर बॉडी बिकॉज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जो चोट लग गई है, वुंडेड हैं, जो टिश्यूज़ ख़राब हो गए हैं उनका रिपेयर होना, जो पुरानी सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट होना। तो इन सभी चीज़ों के वजह से सेल डिवीज़न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डू स्टडी सेल? सेल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? सेल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स को तो हम आँखों से नहीं देख सकते ना, तो माइक्रोस्कोप की ही मदद से हम इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू डिफ्रेंशिएट एंड आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर कलर्ड विद सम डाइज। ठीक है, तो इसके लिए इसको कुछ डाई से कलर करना पड़ता है जिसको स्टेन कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ कलरिंग इज़ कॉल्ड स्टेनिंग। और इस जब हम सेल को स्टेन कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को स्टेनिंग कहते हैं। द स्टेन सेल्स आर माउंटेड ऑन अ क्लीन स्लाइड एंड आर ऑब्जर्व। फिर उसके बाद उसको स्लाइड पे रख करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी 1 है टू स्टडी द प्लांट सेल इन अनियन पील। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कट एन अनियन लेंथ वाइज इनटू पीसेस एंड रिमूव अ फ्लैशी लीफ, ब्रेक इट एंड पील ऑफ द थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको अनियन को कट करके उसकी एक फ्लैशी लीफ को निकाल के उसको ऐसे तोड़ना है कि जो उसकी झिल्ली जैसी लेयर होती है वो आ जाए आपके पास। कवरिंग थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्लैशी लीफ ए बी। Transfer this peel onto the clean side having a drop of methylene blue और सैफरनिन। फिर वो जो पतली सी झिल्ली जैसी आ जाएगी उसको स्टेन करना है सैफरनिन से। Spread the peel with the help of the brush and needle and cover it with a clean cover slip. Let the teacher focus the prepared slide under the microscope. फिर उसके बाद जब उस पर स्टेनिंग हो जाएगी आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। ब्रिक शेप सेल्स आर सीन लाइंग साइड बाय साइड। तो जैसे यहाँ पे डी डायग्राम में नज़र आ रहा है इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। एंड ईच सेल हैज़ अ डार्कली स्टेन unclear cell wall, a centrally placed vacuole and a thin layer of cytoplasm between the cell wall vacuole। ठीक है, तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर, सेल वॉल भी नज़र आएगी डार्क कलर की, साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, न्यूक्लियस नज़र आएगा और लाइट कलर का बड़ा सा वैक्यूल नज़र आएगा। ठीक है, तो आप अपने स्कूल में प्रिपेयर स्लाइड्स भी आती हैं वो भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, या फिर आप लेबॉरेटरी में कुछ से स्लाइड्स प्रिपेयर करके भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 क्या है? टू स्टडी द एनिमल सेल। तो फ्रॉम ह्यूमन चीक, तो ये क्या है? एनिमल सेल आप यहाँ पे स्टडी करोगे। रिंस योर माउथ एंड वॉश टूथपिक और आइसक्रीम स्पून और मैच स्टिक।
Gently scrap the inside of your cheek. Place this scrapping in a drop of water on a clean side. Spread the scrapping मतलब आपको अपने माउथ के अंदर पार्ट से स्क्रैच करके हल्की सी स्किन निकालनी है बहुत ध्यान से, ठीक है। फिर उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको इसमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आप खुद को चोट लगा लोगे। तो आप अपने स्कूल में परमानेंट स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, ठीक है। वो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। आपको सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नो नीड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 3 पे आते हैं, टू स्टडी द ब्लड सेल। सो लेट योर टीचर प्रिपेयर द ब्लड फिल्म ऑन अ क्लीन स्लाइड फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड और यूज़ अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड स्लाइड्स भी इसी तरह से प्रिपेयर करी जाती हैं, ब्लड की एक पतली सी लेयर स्लाइड पे रख करके, या फिर जो प्रिपेयर आती हैं आप उसको देख सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एमोबॉइड सेल विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। जो वाइट ब्लड सेल्स इस तरह की दिखेंगी वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। कॉन्केव सेल विदाउट न्यूक्लियस वो क्या हो जाएंगी, आपकी आरबीसीज हो जाएंगी। ब्लड प्लेटलेट्स आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 है, टू स्टडी अमोबा एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ऑब्जर्व द स्लाइड्स ऑफ अमोबा, ये परमानेंट स्लाइड्स आपको इसकी भी ऑब्जर्व करनी है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ड्रॉ देयर डायग्राम एंड कंपेयर, नोट द डिफरेंसेस। तो ये अमोबा का डायग्राम ऐसा होता है, क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है। ऑब्जर्व करिए एंड ऑब्जर्वेशन, अमोबा बॉडी इज़ इरेगुलर इन शेप, हैज़ फिंगर लाइक सीडोपोडिया। बॉडी कैसी, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी सीडोपोडियाज फॉर्म करते हैं। एंड राइट, तो उसके बाद आर ट्रांसपेरेंट एंड कंटेन सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे। दैट्स ऑल, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है। चेक पॉइंट 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। एज ऑर्गन एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। ओके, organ present only in plant cells that provide the mechanical support, cell wall. Plastids that store starch, leucoplast. The process by which new cells are formed in the body, cell division. The process of coloring cell with some dyes, that is called staining. तो स्टूडेंट्स ये चेक पॉइंट 2 हमने डिस्कस कर लिया है। रैपिंग इट अप, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ के लिए थोड़ा सा वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी दैट विल बी पार्ट 3, उसमें मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।